दोस्तों कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता बल की इकाई क्या है, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान वो पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर क्या होता है ma। ठीक है, तो देखिए बल की ऐसा इकाई न्यूटन होती है, बल की ऐसा इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, इसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो 42 का सी शून्य हो जाएगा। तो देखिए, लड़का 4 केजी स्कूल का बैग 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल mg ये हो जाएगा 4 × 10 यानी 40 न्यूटन। तो इसकी बल देखिए, इसी बल को लड़का जो है 30 सेकेंड तक पकड़ता है, परंतु W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, यहाँ पे कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो चूंकि नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा 40 × 0 यानी क्या हो जाएगा 0। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, द्रव्यमान 20 केजी, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो चूंकि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होगा भार बट्टा में द्रव्यमान, भार बट्टा में द्रव्यमान। तो भार है 200 और द्रव्यमान कितना है 20, कट के कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी बी ऑप्शन। जल का वाष्पीकरण होता है 44 का होगा सी, समस्त तापमानों पर। किसी तत्व या यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। यह समस्त ताप पर होता है, जो कि ताप के क्रमानुपाती होता है, अर्थात अधिक ताप पर अधिक और कम ताप पर कम होता है। ठीक है, अधिक ताप पर अधिक और कम ताप पर कम होता है। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम जो है, यानी लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस आता है के संबंध में व्याख्यान प्रदान करता है। तो तीसरा गति का तीसरा नियम, तो देखिए दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस आता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तु की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतनी ही बल पहली वस्तु पर लगाती हैं। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। कारों के जो है ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। 46 का सी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति का विशेष विरोध करता है। यह ठोस की सतह पर तरल पदार्थों की परतों के बीच और पदार्थ के एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं में पाया जाता है। कार या वाहनों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण, तो ये हो जाएगा आपको संवहन। तो द्रव एवं गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन है। संवहन द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठंडा रहते हैं, जैसे गर्म करना शुरू करते हैं उसको संवहन द्वारा बनने लगती है। ठीक है, तो उसको संवहन द्वारा बनने लगती है, जिससे नीचे का ठंडा द्रव गर्म होकर ऊपर और ऊपर का ठंडा द्रव नीचे जाता है। इसी तरह पूरे द्रव या गैस में ऊष्मा स्थानांतरण होता रहता है। कहता मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास लगभग होती है ए, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्यता का प्रयास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले ध्वनि कंपनों की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं।
कहता है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? 49 का होगा बी, सोडियम। तो देखिए पीले पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में जो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरे पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दाने तथा नियॉन गैस भरी होती है। नेक्स्ट है कि 40 ओम प्रतिरोध एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का टोटर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर जो है उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा। तो देखिए कुछ इस तरह से जो है यह है 220 वोल्ट, ठीक है, यह है 40 ओम, यह है 200 ओम और यह है 400 ओम। अब देखिए विद्युत लैंप, टोटर और वाटर फिल्टर का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो 1/R बराबर 1/40 1/200 प्लस 1/400, यानी ये आ जाएगा कितना, आर का मान आ जाएगा 400 बटा में 13। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 200, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 220 गुने 13 बटा में 400, यानी 7.15 एम्पियर। प्रश्न के अनुसार विद्युत आयरन में प्रवाहित धारा है 7.15, विभवांतर है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर बराबर वी बाई आई, यानी 220 बटा में 7.15, यानी 30.77 ओम, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो सी। तो देखिए पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया का परिवर्तन है, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना आदि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो सी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासीन की मात्रा ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा था कि बॉयल के नियम के अनुसार, तो यहाँ पे होगा ई ऑप्शन। तो देखिए बॉयल का नियम, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, यानी पी भी बराबर होता है सी, यानी पी समानुपाती 1/v। ठीक है, यानी दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ठीक है, दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, यानी पी बराबर सी बाई भी, यानी पी भी बराबर क्या होगा, सी। चार्ल्स का नियम होता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी भी समानुपाती होता है टी के, यानी भी बराबर होता है सी टी। ठीक है, तो सी बराबर होगा भी बाई टी। तथा लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सा उत्पाद बनता है, ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl विद्युत अपघटन द्वारा विघटित होता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम जो है सोडियम ऑक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग लुगदी और कागज के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है उपयोग बीमारियों के उपचार, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कहता है कि कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए किया जा सकता है। 55 का होगा टी ऑप्शन। तो देखिए फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज और प्राकृतिक या कृत्रिम सूचक से किसी यौगिक के अम्ल
अथवा क्षार होने के गुण का पता लगाया जाता है। तथा सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। 56 का भी हाइड्रोजन, तो सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तथा कौन सा आदर्श गैस नहीं है? 57 का डी। तो देखिए, निष्क्रिय गैस से ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो साधारण परिस्थितियों में बिना किसी रंग, गंध या स्वाद के गैस के रूप में रहते हैं। इस गैस में केवल एक परमाणु वाले तत्व होते हैं। प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैस मिलती हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन। तथा यह गैसें आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के 18वें स्तंभ में मिलती हैं। तथा सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है। 58 का ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। इस यंत्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी बोतल को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से भरे पात्र के अंदर रखा जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है, तब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। तथा खाली स्थान यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 59 का होगा सी ऑप्शन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कमरे के ताप पर यह सफ़ेद तथा रवेदार होता है। इसका उपयोग जो है ग्लास चीनी के शुद्धिकरण में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक एक जो है सुखाने वाले जो है एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LPG एक मुख्य घटक है तो ब्यूटेन का। तो पेट्रोलियम में लगभग 20% तक हाइड्रोकार्बन गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होती हैं। इन्हें पेट्रोलियम गैस या ईंधन गैस भी कहते हैं क्योंकि ये तेजी से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करती हैं। इन्हें दाब डालकर द्रवीभूत किया जाता है, जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं। इसमें मुख्य घटक के रूप में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। ये हानिकारक, निश्चेतक एवं गंध रहित होती हैं। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टेन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होती है। छोटी आंत लगभग 7 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। नेक्स्ट है कि क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो देखिए, पीत, सी ऑप्शन क्या होगा? पीत रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पीत रस के महत्वपूर्ण कार्य है कि यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है और यह जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशयी रस कार्य करता है। कहता स्वादिष्ट भोजन जो है देख कर मुंह में पानी आता है, यह है 63 का 20 स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से जो है प्रबंधित किए जाते हैं। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? 64 का होगा ए, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। तो मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद है और श्वसन क्रिया में इसकी सांद्रता अधिक होती है। अपचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ने से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन पृथक होता है। यह प्रक्रिया शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक तरह का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अन्य भागों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है?
तो ये हो जाएगा इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के द्वारा दिल की धड़कनों और उससे निकलने वाली विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। कहता कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? 67 का बी, आइरिस। तो आइरिस आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। आइरिस नेत्र का रंगीन हिस्सा है जो नेत्र को द्रव्य जो देता है। आइरिस आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश किरण को रेटिना में केंद्रित करता है। कहता है कि किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे सी, O2। तो देखिए O2 की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है। ऐंठन एक मांसपेशी का दर्दनाक अनैच्छिक संकुचन होता है। ऐंठन के ऐसे कारण हो सकते हैं जो अंतर्निहित रोगों की वजह से नहीं होता। उदाहरण निर्जलीकरण, अधिक व्यायाम या मांसपेशियों के उपयोग में कमी शामिल है। कहता कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है जैसे बीच वाले कान में। 69 का होगा सी, हैमर, एनविल और स्टीरप। तो कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है। हैमर, इसका बाहरी सिरा कान के पर्दे से तथा भीतरी चौड़ा सिरा इनकस से जुड़ा होता है। ये हथौड़े के समान होती हैं। इसकी लंबाई 8 से 9 mm होती है। एनविल, इसका बाहरी सिरा मेलियस से तथा भीतरी सिरा स्टीरप से जुड़ा होता है। इसका आकार निहाई की तरह होने के कारण इसे निहाई कहते हैं। यह 7 mm की होती है। और स्टीरप यहाँ अस्थि घोड़े की जीन के रकाव की तरह होती है। इसके मध्य में एक छिद्र पाया जाता है। कहता हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसकी कमी से रक्तलप्तता, ठीक है, होता है। विटामिन ई की कमी से बंध्यता और इसका नाम है टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, इसकी कमी से बंध्यता होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट, कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो ये दाल है। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशी तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के शाकाहारी स्रोतों में दाल, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, मांस, मछली, अंडा, दूध आदि मांसाहारी स्रोत। नेक्स्ट है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशुओं को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं? 72 का होगा बी, काली खांसी, टेटेनस, डिप्थीरिया। तो DPT का टीका भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य टीकों की सूची में शामिल है। यह टीका 6 महीने से कम उम्र के शिशु को लगाया जाता है। यह टीका शिशु को 3 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए दिया जाता है: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी तथा टेटेनस। कहता सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बी ऑप्शन, रेशम की खेती। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। पक्षी पालन एवीकल्चर कहलाता है। कहता है कि किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? 74 का होगा सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। कहता है कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो प्लेटिपस। तो प्लेटिपस एक अंडा देने
वाला स्तनपायी है, जिसे पक्षियों एवं स्तनपायियों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो कि स्तनपायियों का प्रमुख लक्षण है। जबकि अंडे देने वाले जीव पक्षी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कहता कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर बचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? 76 का सी, मशरूम। मशरूम भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर जो है बचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होता है तथा एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन सी, सेलेनियम, जिंक से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। कहता किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो देखिए ब्रायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स एक गैर संवहनी पौधा है जो हरा बीज रहित होता है और कई जो है लीवर वोट्स या हॉर्नवोट्स परिवार से संबंधित है। ब्रायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम उत्तक की कमी होती है। ब्रायोफाइट्स पादप मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण पसंद करते हैं। कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? 78 का बी, गुड़हल और सरसों। गुड़हल और सरसों द्विलिंगी पुष्प हैं। तरबूज और पपीता एक लिंगी पुष्प हैं। गुड़हल और सरसों द्विलिंगी, लेकिन तरबूज और पपीता एक लिंगी है। वैसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अतः अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर। तो पादप अक्ष का अवरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर और उसके अंदर वृद्धि करता है मूल तंत्र या जड़ कहलाता है। जब बीज अंकुरित होता है तब सबसे पहला अंग मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक अथवा मूसला जड़ बनाता है। इससे पार्श्विक जड़ें निकलती हैं। कहता है कि पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम रंध्र। तो पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले क्षुद्र छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये छिद्र पादपों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये द्वार कोशिकाओं से घिरी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।